हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरोटाइप डेल्टा। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये जनरल बैक्टीरियोलॉजी का टॉपिक है एक, इसको हम कवर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर हम आज के लेक्चर में दो ही चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो रीजंस टू डू लैब डायग्नोसिस, और दूसरा टॉपिक हम देखेंगे स्टेप्स ओवरव्यू। तो पहले तो हम देखेंगे हम लैब डायग्नोसिस करते क्यों हैं, उसके बाद हम देखेंगे ओवरव्यू कि हम कैसे करते हैं लैब डायग्नोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की। तो लेट्स स्टार्ट विद रीजंस टू डू लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस करने के रीजंस उनको आप याद रख लीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस मेमोनिक पोस्ट IC। तो पोस्ट का P स्टैंड्स फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। ये प्रोसीजर होता है एक, जो कि आपको अगर आप किसी पैथोजन से एक्सपोज हो गए या आपको लग रहा है कि आपको एक्सपोजर हो गया है किसी डिजीज़ का, तो उसके अंदर हम इसको परफॉर्म करते हैं ताकि वो जो डिजीज़ है वो डेवलप ना हो पाए, एक्सपोजर होने के बाद भी वो डेवलप ना हो। फॉर एग्जांपल हम इसको करते हैं एंथ्रैक्स के लिए, हमारी बुक में एंथ्रैक्स का एग्जांपल दिया है। इसके अलावा प्लेग का भी एग्जांपल दिया है, एक था एंथ्रैक्स एंड एक प्लेग। अब एक है आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। तो आउटब्रेक का क्या मीनिंग होता है? आउटब्रेक का मतलब होता है कि कोई डिजीज़ स्प्रेड होने लग गया। फॉर एग्जाम्पल एक तो हमारी बुक में कम्युनिटी में स्प्रेड होने वाले का एग्जाम्पल दिया है, जो कि है डिप्थीरिया। कॉमनली कौन सा स्प्रेड हो रहा है कम्युनिटी में? डिप्थीरिया। उसके अलावा हॉस्पिटल्स में बहुत कॉमन आउटब्रेक करने वाला है मर्सा, MRSA, मर्सा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये हॉस्पिटल्स में आउटब्रेक करने के लिए नोटोरियस है। उसके अलावा डिप्थीरिया में कम्युनिटी का एग्जाम्पल दिया था। उसके अलावा सर्वेलेंस करने के लिए भी आपको लेबोरेटरी डायग्नोसिस परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्वेलेंस में हम देखते हैं एक तो प्रेवलेंस रेट, वेलेंस NCE, प्रेवलेंस रेट। उसके अलावा हम देखते हैं इंसिडेंस रेट। अभी प्रेवलेंस रेट एंड इंसिडेंस रेट क्या होते हैं? प्रेवलेंस रेट को हम कहते हैं कितने न्यू केसेस हैं, हाउ मेनी एग्जिस्टिंग केसेस। प्रेवलेंस रेट इज हाउ मेनी एग्जिस्टिंग केसेस, कि ये कितना प्रेवलेंट है डिजीज़, या फिर इसके कितने एग्जिस्टिंग केसेस हैं अभी। इसका फॉर्मूला भी होता है एक, पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय डिजीज़ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट दैट टाइम। टोटल पॉपुलेशन एट दैट टाइम। सिंपली बोले तो प्रेवलेंस रेट जो होती है वो है कि कितने लोग अफेक्टेड हैं डिवाइडेड बाय कितने टोटल लोग हैं। तो अगर आपको ये पता करना है कि कितने लोग अफेक्टेड हैं किसी डिजीज़ से, तो उसके लिए आपको लेबोरेटरी डायग्नोसिस तो परफॉर्म करनी ही पड़ेगी डिजीज़ की। तभी तो आपको पता चलेगा कि लोग कितने अफेक्टेड हैं, कौन अफेक्टेड नहीं है, पॉजिटिव कौन से हैं, नेगेटिव कौन से हैं। इसके अलावा इंसिडेंस रेट, कितने न्यू केसेस, हाउ मेनी न्यू केसेस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई डिजीज़ के केस बढ़ने लग गए, तो आप ये देखेंगे कि कितने न्यू केसेस आए, वो बोलते हैं हम इंसिडेंस रेट, उसको हम इंसिडेंस रेट बोलते हैं। कितने एग्जिस्टिंग केसेस थे उनको देख रहे थे तो हम बोलते हैं प्रेवलेंस रेट। हाउ मेनी न्यू केसेस का भी फॉर्मूला है, न्यू केसेस ऑफ डिजीज़ डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क। इसको टोटल पॉपुलेशन की सिमिलर ही मान लीजिए। पॉपुलेशन एंड रिस्क मतलब वही तो लोग होंगे जो इनको इन्फेक्शन होने का चांस होगा। तो जो न्यू केसेस हैं इनको भी अगर आपको पकड़ना है कि हाँ ये पॉजिटिव आया है, इसका केस हुआ है, इसको ये डिजीज़ अफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए भी आपको लेबोरेटरी डायग्नोसिस परफॉर्म करनी पड़ेगी डिजीज़ की। उसके अलावा ट्रीटमेंट, अगर आपको एक्यूरेट ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर करना है, एक्यूरेट ट्रीटमेंट नीड्स एक्यूरेट डायग्नोसिस। अगर आपको जानना है कि इसको हम ट्रीट कैसे करें, अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को, आपको सही एंटीबायोटिक देनी है, सही एंटी माइक्रोबियल प्रिस्क्राइब करनी है पेशेंट को, तो उसके लिए आपको एक्यूरेट डायग्नोसिस तो करनी पड़ेगी। तो T स्टैंड्स फॉर ट्रीटमेंट। वो एक्यूरेट डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे? लेबोरेटरी डायग्नोसिस परफॉर्म करके। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन किसका? पॉजिटिव पैथोजन का, पॉजिटिव पैथोजन। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये बीमारी किस पैथोजन ने करी है, उसके लिए भी आपको लैब डायग्नोसिस परफॉर्म करनी पड़ेगी। उसके अलावा कंट्रोल मेजर्स,
अगर आपको कंट्रोल मेजर्स लेने हैं तो कंट्रोल मेजर्स आपको पता है सारे पैथोजेंस की लाइफ साइकिल अलग होती है, और आपके जो कंट्रोल मेजर्स होंगे उस लाइफ साइकिल को ही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे। जैसे कि अगर आपको जानना है, अगर आपको कोई पेशेंट आया, आपको पता नहीं है कि उसको क्या डिजीज़ है, लेकिन आपको चाहिए कि वो डिजीज़ को स्प्रेड ना करे, मान लीजिए वो टीबी का केस है, तो आप उसको क्या कंट्रोल मेजर्स लेंगे? आप उसको बोलेंगे कि एयरबोर्न प्रिकॉशंस रखो, एयरबोर्न प्रिकॉशंस। एयरबोर्न प्रिकॉशंस का क्या मतलब है? उसके अराउंड आप मास्क लगा के रखेंगे ताकि आप वो ड्रॉपलेट्स इनहेल ना करें। कोई डिप्थीरिया का केस है, डिप्थीरिया के केस में भी आप ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस रखेंगे, ड्रॉपलेट इनहेलेशन ना हो, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। उसके अलावा मान लीजिए कोई मर्सा का केस है, हॉस्पिटल में बहुत कॉमनली होता है मर्सा, मर्सा की आउटब्रेक हो गई, मान लीजिए ये सेपरेट कर देते हैं, मर्सा की आउटब्रेक हो गई, MRSA, मर्सा की आउटब्रेक हो गई हॉस्पिटल में, तो उसके लिए आप कौन से प्रिकॉशंस रखेंगे? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारी स्किन के ऊपर मिलता ही है। तो मर्सा मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस है, और इसकी आउटब्रेक कैसे स्प्रेड होगी? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से पॉसिबली स्प्रेड हो सकती है, तो आप क्या रखेंगे? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस रखेंगे इन्फेक्टेड लोगों से। ठीक है, तो आपको अगर करेक्ट कंट्रोल मेजर पता करना है तो उसके लिए आपको पैथोजन की लाइफ साइकिल डिस्टर्ब करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। उसके लिए ये पता होना चाहिए कि पैथोजन कौन सा है। अगर आपको कंट्रोल करना है डिजीज़ का स्प्रेड, तो उसका जो सही तरीका है कंट्रोल करने का, उसके लिए आपको पता होना चाहिए डिजीज़ कौन सा है, और उसके लिए आपको पता होना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको लेबोरेटरी डायग्नोसिस परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो ये रीजंस थे लैब डायग्नोसिस परफॉर्म करने के। पोस्ट IC, P स्टैंड्स फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, एंथ्रैक्स, प्लेग के एग्जांपल हो गए, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, डिप्थीरिया, मर्सा का एग्जांपल हो गया, सर्वेलेंस, प्रेवलेंस रेट या इंसिडेंस रेट कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे थे? उसके लिए हम देख रहे थे कौन से पॉपुलेशन अफेक्टेड है, कौन सी पॉपुलेशन अफेक्टेड है ना। तो उसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पैथोजन है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए लैब डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट, अगर आपको एक्यूरेट ट्रीटमेंट देना है तो उसके लिए भी आपको लेबोरेटरी डायग्नोसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हर पैथोजन का ट्रीटमेंट अलग है। आइडेंटिफिकेशन, कॉजेटिव पैथोजन पता चलना चाहिए। अगर आपको जानना है कि ये कौन सा बैक्टीरिया परफॉर्म कर, कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस, जो भी कौन सा पैथोजन कॉज कर रहा है ये डिजीज़, तो उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और लास्टली कंट्रोल मेजर्स, सही कंट्रोल मेजर्स लेने के लिए भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा, और उसकी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब करेंगे हम। उसकी लाइफ साइकिल हम डिस्टर्ब कैसे करेंगे? प्रिकॉशंस लेके। जैसे कि टीबी एयरबोर्न फैलता है तो हम उसको एयरबोर्न फैलने नहीं देंगे, हम मास्क लगा के रखेंगे। डिप्थीरिया ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस ले लेंगे। मर्सा स्किन के थ्रू फैलता है, हम स्किन का कांटेक्ट नहीं आने देंगे। तो इस तरीके से इन रीज़न से हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते हैं। अब एक बार बुक से रीड कर लेते हैं। लैब डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इज यूजफुल फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस: आइडेंटिफिकेशन, टू आइडेंटिफाई द कॉजेटिव बैक्टीरियल एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। ये सारी हमने मेमोनिक में कवर कर ली है, बस एक बार रीड कर रहे हैं। Treatment: to provide accurate antimicrobial therapy. Surveillance purpose: to assess the disease burden in the community by estimating the prevalence and the incidence rate of the infection. ये हम देख ही चुके हैं। प्रेवलेंस क्या था? एग्जिस्टिंग केसेस अपॉन टोटल पॉपुलेशन। इंसिडेंस क्या था? न्यू केसेस अपॉन पॉपुलेशन एट रिस्क। फॉर आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, एग्जाम्पल डिप्थीरिया आउटब्रेक्स। डिप्थीरिया आउटब्रेक्स कहाँ हो रही थी? कम्युनिटी में हो रही थी। एंड मर्सा की आउटब्रेक्स कहाँ हो रही है? हॉस्पिटल्स के अंदर। टू स्टार्ट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, ये किस में यूजफुल है? इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर ये यूजफुल है, जैसे कि एंथ्रैक्स और प्लेग, जो अपन ने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था हमारे मेमोनिक का, पोस्ट इट का P। टू इनिशिएट अप्रोप्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, पोस्ट IC का P। कंट्रोल मेजर्स फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस फॉर MRSA इन्फेक्शन, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस हम ले लेंगे MRSA के इन्फेक्शन को स्प्रेड ना होने दे ताकि। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस फॉर डिप्थीरिया, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस किसके लिए? डिप्थीरिया के लिए। एयरबोर्न प्रिकॉशंस फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ये रीजंस हो गए हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं लैब डायग्नोसिस उसके। हम जल्दी से देखेंगे ओवरव्यू ऑफ स्टेप्स ऑफ लेबोरेटरी डायग्नोसिस, यानी हम ओवरव्यू देखेंगे कि हम लैब डायग्नोसिस करते कैसे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है आपको स्पेसिमेन कलेक्ट करना है पेशेंट का। कोई भी पेशेंट हो, कोई भी केस हो आपके पास, जैसे हेपेटाइटिस B का केस है तो आप उसका ब्लड सैंपल लेंगे HBsAg डिटेक्ट करने के लिए, या कोई मलेरिया का केस है उसमें भी आप ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, कोई UTI का केस है तो आप यूरिन सैंपल प्रेफर करेंगे, एक्सेट्रा। तो केस के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं। अब उस स्पेसिमेन का आप करेंगे क्या? उस स्पेसिमेन के साथ आप दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो स्पेसिमेन को आप डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट रन करके, यानी कि डायरेक्ट डिटेक्शन वाले तरीके यूज़ करके आप डायरेक्टली डिटेक्ट कर लीजिए उस स्पेसिमेन को, या फिर आप उस स्पेसिमेन को कल्चर कर सकते हैं। उस स्पेसिमेन को आप इनोक्यूलेट कर सकते हैं एक कल्चर मीडियम के ऊपर। तो आप कल्चर मीडिया के ऊपर इनोक्यूलेट करेंगे, जैसे कि ये कोई पेट्री डिश है,
इसके ऊपर आपने स्पेसिमेन थोड़ा सा ऐड कर दिया और इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया या जो भी था, ब्लड अगार था, न्यूट्रिएंट मीडिया था, मैककॉन की अगार था, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं, तो आपने इसमें इनोकुलेट कर दिया तो इस पर कॉलोनी बन जाएगी, इस पर बहुत सारी कॉलोनीज ऐसे बनने लग जाएंगी, आपके मीडिया के ऊपर कॉलोनीज़ फॉर्म हो जाएंगी। तो ये जो कॉलोनीज़ हैं उनको आप स्टडी कर सकते हो, उन कॉलोनीज़ से आपको आइडिया लग सकता है कि ये माइक्रोब कौन सा है या फिर पैथोजन कौन सा है। तो वो कॉलोनीज़ में आप क्या देखेंगे, एक तो आप उनकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, ये मॉर्फोलॉजी के अंदर आप क्या क्या देखते हैं, आप इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स देखते हैं जैसे शेप, साइज, एलिवेशन, एजेस एक्सेट्रा। ठीक है, उनको हम थोड़ी आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कॉलोनी मॉर्फोलॉजी क्या होती है जब हम कल्चर मीडिया के ऊपर आएंगे। उसके अलावा कल्चर स्मीयर, तो कल्चर स्मीयर क्या होता है, अच्छा अब इसके लिए थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या बोला, हम या तो इसको डायरेक्ट डिटेक्शन कर सकते हैं या फिर हम उसको कल्चर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले तो डायरेक्ट डिटेक्शन के लिए भी सैंपल को डाल देते हैं। उस डायरेक्ट डिटेक्शन में हम 3 चीज़ें कर सकते हैं, वो 3 चीज़ें क्या हैं, MAM, मैम। तो डायरेक्ट डिटेक्शन को कौन करती है, मैम डिटेक्शन करती है डायरेक्ट डिटेक्शन। तो M स्टैंड्स फॉर माइक्रोस्कोपी, A स्टैंड्स फॉर एंटीजन डिटेक्शन, ए स्टैंड्स फॉर एंटीजन डिटेक्शन इन क्लिनिकल स्पेसिमेन, यानी जो आपने स्पेसिमेन लिया उसके अंदर आप एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, तो वो मैम का ए हो जाएगा। और तीसरा एम किसके लिए, तीसरा एम है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए। उसमें आप क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, उसमें जो आपने सैंपल कलेक्ट किया उसमें आप सस्पेक्टेड पैथोजन का DNA डिटेक्ट करेंगे या RNA डिटेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट डिटेक्शन में आप क्या करते हैं, डायरेक्ट डिटेक्शन कौन करता है, डायरेक्ट डिटेक्शन मैम करती हैं, MAM, माइक्रोस्कोपी, एंटीजन डिटेक्शन और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। माइक्रोस्कोपी में आप क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी में सबसे कॉमन होता है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग से आपको क्या पता चलेगा, ग्राम स्टेनिंग से आपको 2 चीज़ें पता चलेगी, या तो वो बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी पता चलेगी बेसिकली, उसमें आपको ये मालूम पड़ेगा कि वो बैक्टीरिया कोकाई है या बेसिलाई है। कोकाई होंगे तो वो स्फेरिकल शेप के होंगे, बेसिलाई होंगे तो वो रॉड शेप के होंगे। तो आपको ग्राम स्टेनिंग से मॉर्फोलॉजी पता चलेगी। उसके अलावा आपको पता चलेगा वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव किस कलर का दिखता है, वायलेट कलर का। ग्राम नेगेटिव किस कलर का दिखेगा आपको, पिंक कलर का। वो काउंटर स्टेन से स्टेन होता है तो पिंक होगा, प्राइमरी स्टेन से स्टेन होने वाले वायलेट कलर के दिखेंगे। उसके अलावा एक और एग्जांपल हो गया एसिड फास्ट स्टेनिंग कर सकते हैं आप। हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम स्टेनिंग टेक्निक्स पे आएंगे, अभी के लिए बस आप सुनते जाइए। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग में आप क्या करेंगे, एसिड फास्ट स्टेनिंग भी किसके लिए करी जाती है, माइकोबैक्टीरिया के लिए करी जाती है बेसिकली। एक तो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंशिएट करने के लिए ग्राम स्टेनिंग करेंगे, और एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए आप एसिड फास्ट स्टेनिंग करेंगे। इसमें क्या होता है, 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो होता है नॉन एसिड फास्ट और एक होता है एसिड फास्ट। तो एसिड फास्ट जो होंगे वो एसिड फास्ट स्टेन में पिंक कलर के स्टेन होंगे, और जो नॉन एसिड फास्ट होंगे वो बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाएंगे ब्लू कलर में। तो नॉन एसिड फास्ट वाले बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाएंगे। उसके अलावा होता है एल्बर्ट स्टेन। ये एल्बर्ट स्टेन स्पेसिफिकली कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिये, कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिये के ग्रैन्यूल स्टेन करती है। कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिये की ग्रैन्यूल्स कौन स्टेन करते हैं, एल्बर्ट स्टेन से। हम एल्बर्ट स्टेन से कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिये की ग्रैन्यूल्स को स्टेन करते हैं। तो ये कौन से ग्रैन्यूल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स, मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स। इनको भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे ये क्या है। तो कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियम में स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स कहते हैं जिनको, जो कि स्टेन होता है एल्बर्ट स्टेनिंग में। उसके अलावा एक और है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन, ये आपका पैथोलॉजी का है। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में ये हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन का क्या काम है, बिल्कुल काम है। इसका काम क्या है, जैसे कि आपको कोई मान लीजिए लेप्रोसी का केस है, लेप्रोसी मान लीजिए कोई लेप्रोसी का केस है, या फिर कोई राइनोस्पोरिडियोसिस का केस है। अच्छा, ये लेप्रोसी एंड राइनोस्पोरिडियोसिस क्या होते हैं, लेप्रोसी बैक्टीरिया होता है एक माइकोबैक्टीरियम लेप्री। वो क्या करता है, वो आपकी स्किन के अंदर इन्फेक्शन करता है, स्किन के ऊपर हाइपोपिगमेंटेड पैचेस बना देता है, कभी कभी नर्व के अंदर भी इन्फेक्शन कर देता है। जो आपकी वो सुपरफिशियल नर्व्स होती हैं, पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो जो लेप्रोसी होती है उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप स्किन का सैंपल लेंगे, जो आप स्पेसिमेन क्या कलेक्ट करेंगे, स्किन कलेक्ट करेंगे। तो स्किन को स्टेन करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग करनी पड़ेगी। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग के अंदर आपको लेप्रोसी दिखाई देगी। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप एक्चुअली एसिड फास्ट स्टेनिंग करेंगे तो आपको माइकोबैक्टीरियम लेप्री दिखाई देंगे। स्किन के स्पेसिमेन में हिस्टोपैथो स्टेन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है राइनोस्पोरिडियोसिस। राइनोस्पोरिडियोसिस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, राइनोस्पोरिडियोसिस क्या होता है, राइनोस्पोरिडियोसिस बेसिकली एक इन्फेक्शन है आपकी जो नेजल सेप्टम है, नेजल सेप्टम के ऊपर जो आपकी नोज़ है उसके अंदर नेजल सेप्टम होता है, उसके ऊपर इन्फेक्शन होता है। उसके ऊपर क्या होता है, उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगता है, राइनोस्पोरिडियम सीबेरी, राइनोस्पोरिडियम सीबेरी।
राइनोस्पोरिडियम सीबेरी ग्रो करने लगता है आपके नेजल सेप्टम के ऊपर। उसके ऊपर वो क्या करता है, उसके ऊपर वो ट्यूमर जैसा पॉलिप बना लेता है, फॉर्म्स पॉलिप। उस पॉलिप के ऊपर, वो पॉलिप कैसा होता है, वो पॉलिप होता है फ्राइएबल। फ्राइएबल का क्या मतलब है, वो क्रम्बल करता है। फ्राइएबल का मीनिंग है वो क्रम्बल करेगा, उसके ऊपर पीसेस टूट टूट के उसके बाहर आते रहेंगे। तो उसको आप स्पेसिमेन में कलेक्ट करेंगे और उसको आप हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग करके देखेंगे तो आपको राइनोस्पोरिडियोसिस दिखेगा। तो बेसिकली अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो आप बस इतना समझ लीजिए, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग आप कुछ केसेस में करेंगे, जैसे कि लेप्रोसी एक एग्जाम्पल हो गया और राइनोस्पोरिडियोसिस एक एग्जाम्पल हो गया। उसके अलावा होता है डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी। अच्छा, अब हमने ये तो स्टेनिंग के एग्जांपल्स देखे डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के अंदर। अब क्या होता है, अब हम माइक्रोस्कोप के एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि ये तो सारे हम किस में देख रहे थे, लाइट माइक्रोस्कोप में। ये चार हम किस में देख रहे थे, लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप। लेकिन माइक्रोस्कोप और भी तरीके के होते हैं, जैसे कि एक तो हो गया आपका लाइट माइक्रोस्कोप, ये तो लाइट माइक्रोस्कोप में देख लिया हमने। अब लाइट के अलावा एक उल्टा भी होगा उसका, डार्क। तो डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी ये क्या होती है, इसके अंदर जो बैकग्राउंड होता है, आपका जो बैकग्राउंड होगा, नॉर्मली क्या होता है कि आपका माइक्रोस्कोप का फील्ड ऑफ व्यू है, उसके अंदर आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहा है। तो इसमें क्या है, आपने ऑर्गेनिज्म को स्टेन किया और बैकग्राउंड वाइट है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में उल्टा होगा, डार्क फील्ड में आपका ऑर्गेनिज्म अनस्टेन्ड रह जाएगा और ये जो बैकग्राउंड है ये डार्क रह जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने किसको स्टेन किया, आपने एक्चुअली बैकग्राउंड को स्टेन किया है और ऑर्गेनिज्म ने स्टेन नहीं लिया। तो ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का एग्जाम्पल हो गया, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। ये एग्जाम्पल हो गया आपकी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का। इसमें ऑर्गेनिज्म स्टेन नहीं हुआ लेकिन आपका बैकग्राउंड स्टेन हो गया। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम तब करेंगे जब आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो लाइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में दिख नहीं रहा। वो आपको कब नहीं दिखेगा लाइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में, मान लीजिए आपका ऑर्गेनिज्म बहुत ही पतला सा है, बहुत ही थिन सा है, इससे भी पतला है मान लीजिए, और पतला है, बिल्कुल ही थिन सा ऑर्गेनिज्म है, इतना थिन है कि वो आपको लाइट में दिखेगा ही नहीं। तो आपने क्या सोचा, हम अंधेरे में देखते हैं इसको। अंधेरे में कैसे देखेंगे, आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो स्टेन तो ले नहीं रहा, बाकी का स्टेन है, तो जो वाइट कलर का आपको दिख जाएगा इजीली ब्लैक के बैकग्राउंड में। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोकीट्स। हम बाद में स्टडी करेंगे स्पाइरोकीट क्या होता है। स्पाइरोकीट बेसिकली स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ये ग्राम स्टेनिंग को लेते नहीं है, ग्राम पुअर कहते हैं इनको, ग्राम पुअर, यानी कि ये ग्राम स्टेनिंग से अच्छे से स्टेन नहीं होते। तो हमने क्या किया, हमने इनको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में डाल के देखा। तो ये स्पाइरोकीट का एग्जाम्पल क्या होता है, आपने बहुत ही कॉमन डिजीज सुना होगा, सिफिलिस। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि कौन करता है, जो करता है हमारा ट्रेपोनीमा पैलिडम। सिफिलिस कौन करता है, ट्रेपोनीमा पैलिडम कॉज करता है सिफिलिस। ट्रेपोनीमा पैलिडम इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्पाइरोकीट। और ये जो स्पाइरोकीट को है, हम सारे स्पाइरोकीट्स को हम कैसे हम उनको कैसे देखते हैं माइक्रोस्कोप में, हम उनको देखते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में देखा जाता है इनको, तो हम इसको डिटेल में आगे देखेंगे कैसे करते हैं हम। उसके अलावा है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। अब ये क्या है, अब ये इसके बारे में अभी आप सिंपली याद रख लीजिए कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए फेज कॉन्ट्रास्ट, इसके बारे में आप एक चीज़ याद रख लीजिए कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें इंटरनल स्ट्रक्चर विजुअलाइज करना है। अभी आप इसके बारे में बस इतना याद रख लीजिए, हम इसको आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके अलावा क्या हो गया, ये हमारा फेज कॉन्ट्रास्ट भी हो गया। एक और होता है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। अच्छा, अब ये फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी क्या है, हम पहले क्या देख रहे थे, हम पहले देख रहे थे कि हमने कोई ऑर्गेनिज्म देखना है तो हम उसको स्टेन कर देंगे, ठीक है, और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के देख लेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपने और दिमाग लगाया, आपने सोचा कि हम डार्क फील्ड जैसा माइक्रोस्कोप लेते हैं और जो ऑर्गेनिज्म है वो हमें नॉर्मली दिख नहीं रहा, वो अनस्टेन्ड ऐसा दिख नहीं रहा, अंधेरे में हमें क्लियर दिख नहीं रहा, तो हमने क्या किया, हमने फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप तीसरे टाइप का बना लिया। उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम स्टेनिंग करते हैं और वो जो स्टेन होता है, स्टेन वो होता है फ्लोरोसेंट। जो आपका स्टेन है वो फ्लोरोसेंट है, यानी कि वो अंधेरे में ग्लो करता है। तो जो आपका जो स्टेन है वो ग्लो करेगा ऐसे, वो आपको ग्लो करता हुआ दिखेगा स्टेन। बैकग्राउंड डार्क है, इसका बैकग्राउंड डार्क होगा, लेकिन जो आपका स्टेन है वो चमकेगा अंधेरे के अंदर, वो शाइन करेगा, उसके अंदर से लाइट निकलेगी, फ्लोरोसेंट स्टेन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। इसका एक एग्जांपल है एक्चुअली
जो हमने पहले सिफिलिस के बारे में देखा था, सिफिलिस के अंदर होता है एक टेस्ट, FTABS टेस्ट, ठीक है, फ्लोरेसेंस ट्रेपोनीमा, सॉरी FTP-ABS, फ्लोरेसेंस ट्रेपोनीमा पैलिडम एब्जॉर्प्शन, एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़, ये ट्रेपोनीमा पैलिडम को स्टेन कर देती हैं, ये इसको स्टेन कर देती हैं फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़, यानी चमकने वाली एंटीबॉडीज़ इसको स्टेन कर देती है, और फिर हम उसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में देखते हैं। तो ये जो फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़ हैं, इसको हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो हमको ये जो सिफिलिस का पैथोजन है ये ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी का। अच्छा, अब हम कल्चर पे वापस आते हैं। कल्चर के अंदर हम क्या देख रहे थे, एक तो कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी देख रहे थे, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि ये प्लेट के अंदर कॉलोनीज फॉर्म हो जाएंगी और उसके अंदर हम मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे। मॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं कुछ चीज़ें जैसे कि शेप, साइज, एलिवेशन, एजेस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके अलावा एक चीज़ होती है कल्चर स्मीयर। यहाँ हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर रहे थे, डायरेक्ट डिटेक्शन कर रहे थे, हम डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में डाल करके देख रहे थे। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पहले तसल्ली से इसको कल्चर होने दिया, इसकी कॉलोनीज़ फॉर्म होने दी, फिर हम इसकी कॉलोनीज़ में से स्पेसिमेन लेंगे। हम पहले तो क्या कर रहे थे, डायरेक्ट पेशेंट के स्पेसिमेन को माइक्रोस्कोप में स्टेन करके देख रहे थे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले स्पेसिमेन को इनोक्यूलेट किया कल्चर मीडिया पे, फिर कल्चर को ग्रो होने दिया ताकि इसकी पॉपुलेशन अच्छे से बढ़ जाए, और फिर हम इस स्पेसिमेन को देखेंगे माइक्रोस्कोप में। फिर हम इस स्पेसिमेन को माइक्रोस्कोप में देखेंगे, उसको हम बोलते हैं कल्चर स्मीयर या फिर कल्चर माइक्रोस्कोपी, ठीक है। और एक चीज़ होती है मोटिलिटी टेस्टिंग। अच्छा, अब आपको पता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होंगे नॉन मोटाइल, कुछ बैक्टीरिया होंगे मोटाइल। मोटाइल कौन से होते हैं, जैसे कि आपका हो गया विब्रियो कॉलेरे। नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल हो गया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो अगर आपको पता चल गया कि कोई मोटाइल बैक्टीरिया है, यानी वो बैक्टीरिया के अंदर मोटिलिटी है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है अपने आप से, तो हमको उसकी स्पीशीज़ आइडेंटिफाई करने में और आसानी होगी। तो ये बेसिकली हम सारे के सारे टेस्ट लगा के पता करते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या पता चल सकता है हमें। हम सारे के सारे जो हमको चीज़ें पता चलती हैं उनको हम एक साथ एग्रीगेट करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसकी स्पीशीज़ कौन सी है। अच्छा, अब हम डायरेक्ट डिटेक्शन के अंदर वापस देखते हैं। एक तो था मैम का ए, एंटीजन डिटेक्शन इन क्लिनिकल स्पेसिमेन। तो आपने जैसे कि मान लीजिए हेपेटाइटिस बी के लिए फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी, हेप बी। हेप बी में क्या करेंगे, आप ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल, और उसके अंदर एक एंटीजन आता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। ये ऑस्ट्रेलिया एंटीजन क्या है, ये होता है इसको HBsAg भी बोलते हैं, HBsAg, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन या फिर HBsAg। HBsAg बेसिकली इसके एनवेलप का पार्ट है। तो ये एंटीजन हम पेशेंट के ब्लड में हमको मिलेगा हेपेटाइटिस बी के केस में। तो ये हो गया एग्जांपल एंटीजन डिटेक्शन इन क्लिनिकल स्पेसिमेन का। उसके अलावा मैम का तीसरा MA हो गया। अब M पे आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप DNA या RNA डिटेक्ट कर रहे हैं पेशेंट के स्पेसिमेन में। किसका DNA RNA, पैथोजन का, पैथोजन का आप DNA RNA डिटेक्ट कर रहे हैं। ये आप कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल PCR कर देंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको भी हम देखेंगे आगे क्या होता है इसके अंदर। अच्छा, अब हमने ये दो चलिए प्राइमरी दो चीज़ें तो कर ली, एक डायरेक्ट डिटेक्शन हमने कर लिया, एक कल्चर भी हमने करके देख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सिंपली मस्ती करेंगे। मस्ती का क्या मीनिंग है, MASTI, मस्ती। M स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर डायग मेथड्स, वही जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस करे। DNA RNA डिटेक्ट कर लेंगे हम पैथोजन का PCR करके। तो मस्ती का M स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, PCR फॉर एग्जाम्पल इसका हो गया PCR। उसके अलावा A स्टैंड्स फॉर एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग। अब ये क्या है, अब आपको ये भी तो पता करना चाहिए कि लाइक इस पैथोजन को हमें मारना है तो हम इसके लिए कौन सी एंटी माइक्रोबियल दें। तो A स्टैंड्स फॉर एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि एक तो मुलर हिंटन अगार होता है, मुलर हिंटन अगार, MHA, या फिर मुलर हिंटन अगार होता है। इसके ऊपर आप कल्चर करेंगे कॉलोनी को, ठीक है। इसके ऊपर आप, इसमें क्या होता है, इसके अंदर एंटीबायोटिक की डिस्क आप पहले से डाल के रखते हैं, और आपने मान लीजिए यहाँ पे इनोक्यूलेट कर दिया, तो ये फैलेगा, ये ग्रो करेगा, हर जगह ग्रो करेगा। लेकिन क्या होगा कि ये जो एंटीबायोटिक की डिस्क हैं, ये एंटीबायोटिक डिस्क, एंटीबायोटिक डिस्क यहाँ पे आपने इनोक्यूलेट किया था,
एंटीबायोटिक की डिस्क, तो ये एंटीबायोटिक क्या होगी, ये भी डिफ्यूज़ होगी एनवायरनमेंट में, तो ऐसा जोन बन जाएगा जहाँ पे ये ग्रो नहीं कर पाएगा इसके अराउंड, एंटीबायोटिक की डिस्क के अराउंड जोन बन जाएगा जहाँ पे ये ग्रो नहीं कर पाएगा, बाकी जगह इसकी कॉलोनीज फैल जाएंगी। मान लीजिए ये जो शेड कर रहे हैं ये इसकी ग्रोथ है माइक्रोब की, ये आपने शेड किया तो इसकी ग्रोथ हो गई माइक्रोब की, लेकिन ये एंटीबायोटिक्स के अराउंड ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स इसकी ग्रोथ को इनिबिट करेंगी। तो आप क्या देखते हैं, ये एंटीबायोटिक्स के अराउंड कितने जोन तक ग्रो नहीं कर पा रहा, उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये एंटीबायोटिक कौन सी इफेक्टिव है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे भी एक एंटीबायोटिक डाली थी पर इसके अराउंड तो ये ग्रो कर गया, तो ये उससे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट, लेकिन इनके अराउंड ये ग्रो नहीं कर पा रहा, जिनके अराउंड ये ग्रो नहीं कर पा रहा उनके लिए क्या हो जाएगा, ससेप्टेबल। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी, कौन सी काम नहीं करेगी। तो ये मुलर हिंटन अगार के ऊपर किया जाता है। मुलर हिंटन अगार के ऊपर हम एंटीबायोटिक की डिस्क डाल देंगे और उसके अंदर हम इनोक्यूलेट कर देंगे। उसके अलावा एक और होता है ब्रॉथ डाइल्यूशन मेथड, वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। सीरोलॉजी, MASTI, मस्ती का S स्टैंड्स फॉर सीरोलॉजी। सीरोलॉजी का क्या मीनिंग है, आप सिंपली पेशेंट के सैंपल में एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन डिटेक्ट कर लीजिए या फिर एंटीजन को डिटेक्ट कर लीजिए। तो अगर आप पेशेंट के स्पेसिमेन के अंदर एंटीबॉडी डिटेक्ट कर पा रहे हैं या फिर एंटीजन डिटेक्ट कर पा रहे हैं पैथोजन के लिए, तो उसको हम कंसिडर करेंगे सीरोलॉजी में। उसके अलावा होता है टाइपिंग मेथड्स। अब ये टाइपिंग मेथड्स क्या होते हैं, टाइपिंग मेथड्स का, अच्छा टाइपिंग मेथड्स को थोड़ा समझाना ज़रूरी है। टाइपिंग बेसिकली, एक एग्जांपल ले लीजिए, फेज टाइपिंग। फेज टाइपिंग, टाइपिंग बेसिकली आप सब क्लासीफाई कर रहे हैं पैथोजन के टाइप को। आपको ये तो पता चल गया जैसे कि ये वाला पैथोजन है, लेकिन उस पैथोजन के अंदर भी बहुत सारे सब क्लासेस होती हैं, सब टाइप्स होते हैं, तो उनको आप पता करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसका विब्रियो कॉलेरी। अब ये विब्रियो कॉलेरी क्या होता है, विब्रियो कॉलेरी एक बैक्टीरिया है, लेकिन इसके भी अंदर भी है ना एक्चुअली दो वेरिएंट होते हैं, एक तो होता है क्लासिकल वेरिएंट और एक होता है एल्टोर। क्लासिकल और एक होता है एल्टोर। अब एक होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज हमें पता ही है बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बैक्टीरियोफेज वो बैक्टीरिया होते हैं जो, सॉरी बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके और बैक्टीरिया को मारते हैं। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर पैथोजन होते हैं, ये बैक्टीरिया के पैथोजन बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज का एक एग्जाम्पल है फेज 4। फेज 4 एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, फेज 4। तो आपका जो एल्टोर वाला टाइप है विब्रियो कॉलेरा का, ये विब्रियो कॉलेरा तो स्पीशीज़ है, इस स्पीशीज़ के भी दो टाइप है, क्लासिकल और एल्टोर। और ये जो क्लासिकल है ये फेज 4 से ससेप्टेबल है, फेज 4 ससेप्टेबल, जबकि जो एल्टोर वेरिएंट है वो फेज 4 रेजिस्टेंट है, फेज 4 रेजिस्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई कॉलोनी पेट्री डिश है विब्रियो कॉलेरा की, उसके ऊपर आप फेज 4 को डाल करके देख सकते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा अगर वो इन्फेक्शन, वो फेज 4 इनको मारने लग गया, कॉलोनीज खाली करने लग गया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्लासिकल टाइप हो सकता है। या फिर अगर वो रेजिस्टेंट निकला, अगर वो कॉलोनीज को अफेक्ट नहीं कर पा रहा फेज 4, तो वो एल्टोर वाला टाइप हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया फेज टाइपिंग का। मस्ती का T स्टैंड्स फॉर टाइपिंग, I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। लास्टली मेन काम तो हमें यही करना है, हमें पहचानना है कौन सा माइक्रोब है, तो मस्ती का I लास्टली स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन याद रखना है तो आपको आइडेंटिफिकेशन का A याद रखना पड़ेगा और B याद रखना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन का A और B क्या ही है, आइडेंटिफिकेशन का A मीन्स ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन मेथड्स और B मीन्स बायोकेमिकल टेस्ट्स। A स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन मेथड्स, B स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल टेस्ट। ये ऑटोमेटेड मेथड्स कौन से होते हैं, ये होते हैं एग्जाम्पल माल्डी टॉफ हो गया, माल्डी टॉफ। एक और एग्जाम्पल हो गया वाईटेक, ये ऑटोमेटिक मशीन्स कर लेती हैं। ये एग्जाम्पल्स हो गए इनके माल्डीटॉफ एंड वाईटेक, इनको हम डिटेल में देखेंगे आगे क्या होते हैं। ये माल्डीटॉफ हो गया, एक वाईटेक हो गया। बायोकेमिकल टेस्ट में हम क्या देखेंगे, बायोकेमिकल टेस्ट क्या होते हैं, हम बेसिकली बैक्टीरिया की फिजियोलॉजी को चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन से एंजाइम बन रहे हैं, कौन से सब्सटेंसेस को ये मेटाबोलाइज कर रहा है एक्सेट्रा, उसके बेसिस पे हम पहचान लेते हैं ये क्या है। फॉर एग्जांपल एक कैटालेज हो गया, कैटालेज, कोएगुलेज, तो आप ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं ये कैटालेज पॉजिटिव है, कैटालेज नेगेटिव है, कोएगुलेज पॉजिटिव नेगेटिव है, ऑक्सीडेज। ये क्या है, ये एंजाइम्स है। आप क्या डिटेक्ट कर रहे हैं कि इस बैक्टीरिया के अंदर ये एंजाइम मिलते हैं या नहीं मिलते। उसके अलावा आप कुछ सब शुगर फर्मेंटेशन के लिए टेस्ट रन कर सकते हैं। TSI टेस्ट होता है एक एग्जांपल इसका, TSI
ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट, ये सारे टेस्ट हम आगे अच्छे से डिटेल में देखेंगे. फॉर नाउ वी हैव कंप्लीटेड आर ओवरव्यू ऑफ लैब डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. अब हम इसको डिटेल में सारे की सारी चीज़ों को इन डेप्थ स्टडी करेंगे.